नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार, हिंदी शिक्षक, हायर सेकेंडरी स्कूल। आज आपको इस वीडियो में 12वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में एक पोर्शन आता है जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसे आप बोलचाल की भाषा में मीडिया कहते हैं। इस पोर्शन से बच्चों को बहुत परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें, कैसे तैयार करें। और 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन आते हैं, का खा गा अंगा करके, एक नंबर के, वो 5 नंबर, और 5 नंबर का फीचर लेखन या आलेख या रिपोर्ट या प्रतिवेदन ऐसा करके आता है। तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 नंबर का आता है, 5 अंक का आता है, वन लाइनर, वो बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ मीडिया की बात करूंगा कि इसमें जो 5वां क्वेश्चन है उसमें 5वें क्वेश्चन में 5 वन लाइनर आते हैं। 5 वन लाइनर आप सही कैसे करें और 5 में 5 नंबर कैसे पाएं वो बताऊंगा। बाकी मैं क्वेश्चन वाइज कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड परीक्षा में, उसको कैसे तैयार करें मैं ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, 2 कैसे अटेम्प्ट करना है, 3 कैसे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो मीडिया का पोर्शन है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं। मुद्रण का मतलब होता है छपाई, छापाखाना या प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के अंतर्गत कौन कौन आता है, आपको शायद जवाब याद आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, प्रिंटिंग के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आती हैं। अगला प्रश्न, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ दोनों एक ही है। आप कभी कभी टीवी देखते होंगे कि अचानक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगता है और बाकी न्यूज़ को छोड़ करके कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्क्रीन पर आने लगती है। तो यहाँ आपको यही लिखना है कि जब कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुँचाया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्राई एंकर क्या है। ड्राई एंकर वो होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। फोन इन से क्या तात्पर्य है, ये भी आप देखते होंगे कभी कभी टीवी स्क्रीन पर कि साइड में फोन बन जाता है और वह उधर से आवाज आती है और उसका फोटो बना रहता है संवाददाता का। तो क्या करता है, जो वीडियो पर टीवी पर एंकरिंग कर रहा होता है न्यूज़ रीडर, वो फ़ोन के माध्यम से उससे संपर्क करा देता है और आपको घटनास्थल से जानकारी दे रहा होता है। कौन? संवाददाता। वही है फ़ोन इन। लिखेंगे कैसे आप, एंकर का घटनास्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फ़ोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना फ़ोन इन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, लाइव से क्या आशय है। लाइव आप देखते होंगे टीवी स्क्रीन कभी कभी बन जाता है। लाइव मतलब सीधा प्रसारण, डायरेक्ट टेलीकास्ट। आप देखते होंगे क्रिकेट मैच क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट ही होता है। या किसी बड़े नेता की रैली होती है तो सीधा प्रसारण। और एक चीज़ इसमें आपको और जोड़ दूं कि अगर ये टेलीविज़न की बात करें, हम दूरदर्शन की बात करें, तो इसको लाइव बोलते हैं या सीधा प्रसारण। हिंदी में सीधा प्रसारण और अंग्रेजी में लाइव। दोनों तरह से प्रश्न आता है परीक्षा में कि लाइव किसे कहते हैं या सीधा प्रसारण। लेकिन अगर ये रेडियो पर है तो इसी बात को आंखों देखा हाल कहते हैं। जैसे आप अगर याद हो, आपने रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुनी हो, तो जो उस पर कमेंट्री करने वाला क्या बोलता है, हम आपको XYZ स्टेडियम से क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। तो रेडियो के केस में हो जाता है आंखों देखा हाल और टीवी के केस में क्या हो जाता है, लाइव। फिर जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सब आप जानते हैं। बस खाली आपको यहाँ पर मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर समाचार से संबंधित क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको आंसर बताऊं तो आप हंसेंगे, लेकिन नहीं सुने रहेंगे तो आप गलत कर देंगे। इंटरनेट पर समाचार से संबंधित क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तर क्या होगा इसका, इंटरनेट पर समाचार पढ़ने, सुनने और देखने तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें कौन सी नई बात है। अगला प्रश्न है,
मुद्रित माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। मुद्रित मतलब जो छपा हुआ माध्यम होता है, प्रिंटेड या प्रिंट मीडिया, तो उसकी विशेषता क्या है। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसको आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और क्या होता है, उससे लिखित भाषा का विस्तार होता है। अब जैसे डिजिटल माध्यम है तो आपका नेट नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। रेडियो कैसा जनसंचार माध्यम है, इसमें किसका मेल होता है। तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, श्रव्य मतलब सुनने वाला, और इसमें किसका मेल है, ध्वनि, स्वर और शब्दों का। रेडियो में ध्वनि, स्वर और शब्दों, तीन चीज़ों का मेल है, और कैसा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो आप इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता, तीन नामों से जानते हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता है क्या, क्या है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। तो इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना, समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। एकदम आसान सा है कि इंटरनेट पर समाचार को प्रकाशित करना, समाचारों का आदान प्रदान करना, ये क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है, इंटरनेट पत्रकारिता के कितने दौर हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर हुए हैं। कौन कौन से हैं। पहला दौर हुआ है 1982 से 1992 तक, ये फर्स्ट फेज है। दूसरा दौर 1993 से 2001 तक, और तीसरा दौर 2002 से शुरू हुआ है, 2002 से, और हम लोग तीसरे दौर में हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हम लोग इंटरनेट पत्रकारिता के कौन से दौर में हैं। तो आपको उत्तर क्या देंगे, हम लोग इंटरनेट पत्रकारिता के तीसरे दौर में हैं। तो ये 2002 से शुरू हुआ है, सन याद रखिएगा, थर्ड फेज में या तीसरे दौर में। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था, 1993। मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। अगला, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य तथा जानकारियां दी जाती हैं तथा बाद में कम महत्वपूर्ण बातें देकर समाप्त कर दिया जाता है। इसकी सूरत उल्टे पिरामिड जैसी होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप पूर्णकालिक शब्द का अर्थ पहले समझ लीजिए। पूर्णकालिक का मतलब होता है पूरे समय तक, पूर्ण मतलब पूरा, कालिक मतलब समय, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसके लिए, परमानेंट। तो जो परमानेंट पत्रकार होगा उसको पूर्णकालिक पत्रकार कहेंगे। मतलब यह है कि ऐसे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन से अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं और उस समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। अंशकालिक पत्रकार इसका उल्टा, जिसको आप हिंदी में टेम्पररी कहते हैं, कुछ समय के लिए। तो इसका आंसर, अंशकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है, उसे कुछ पैसा मिलता है और उसके आधार पर वो काम करता है। अगला प्रश्न, फ्रीलांसर पत्रकार से क्या तात्पर्य है। फ्रीलांसर मतलब, फ्री मतलब स्वतंत्र, लांसर मतलब लॉन्च करने वाला, तो ये स्वतंत्र पत्रकार होता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फ्रीलांसर पत्रकार किसी समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता है। पहली चीज याद रखिए, फ्रीलांसर पत्रकार किसी समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता है। वो क्या होता है, वो समाचार पत्रों में लेख भुगतान के आधार पर लिखता है। वो समाचार पत्रों में लेख कैसे लिखता है, भुगतान के आधार। फिर अगला है, समाचार लेखन के कितने ककार हैं, उनके नाम लिखें। यहां पर मैं इसको संक्षेप में बताऊंगा, डिटेल में बाद में बताऊंगा। समाचार लेखन के 6 ककार हैं। कौन कौन से, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों। एक बार फिर से बोल देता हूं, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों। ये 6 ककार हैं, ये बेसिक हैं समाचार लेखन के। आगे इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। संपादकीय क्या है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, संपादकीय कहलाता है। यहीं पर एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं, आता है परीक्षा में कि संपादकीय में किसी का नाम क्यों नहीं लिखा होता है। क्यों नहीं लिखा होता है, क्योंकि संपादकीय उस पत्र समूह की राय होती है, उस संगठन की राय होती है, किसी व्यक्ति विशेष की राय नहीं होती, इसलिए संपादकीय के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा होता है। ये प्रश्न इस साथ में हो गया। अगला है, बीट रिपोर्टिंग क्या होती है।
तो बीट रिपोर्टिंग, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वो बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। फिर आगे, खोजी पत्रकारिता से क्या आशय है? खोजी पत्रकारिता में पत्रकार मौलिक शोध और छानबीन के द्वारा ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य उजागर करता है जो सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध नहीं है। आगे फिर अगला प्रश्न है वो मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मुद्रण मतलब छपाई, प्रिंटिंग, तो मुद्रण का प्रारंभ चीन से माना जाता है। फिर एक और प्रश्न क्या है, भारत का पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला? तो पहला छापाखाना गोवा में खुला और कब खुला? 1556 में, 1556 में। फिर अगला प्रश्न, वर्तमान छापे खाने के आविष्कार का श्रेय या क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है जर्मनी के गुटेनबर्ग को। आजकल टेली प्रिंटर पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? आजकल टेली प्रिंटर पर 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? इसको आप हमसे बेहतर जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। नई वेब भाषा को HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे जानते होंगे। भारत की प्रमुख वेबसाइट्स कौन कौन सी, इसको भी जानते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। Rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी, हिंदू, तहलका.com। उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा कैसा होता है? फिर उल्टा पिरामिड आ गया, तो उल्टा पिरामिड में पहले इंट्रो या मुखड़ा होता है, फिर बॉडी होती है और फिर समापन होता है। संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो संपादक के नाम पत्र पाठक लिखता है, जो पेपर पढ़ते हैं वो संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन एक विचार परक लेखन होता है। स्तंभकार समसामयिक विषयों पर नियमित रूप से अपने लेख समाचार पत्र के लिए लिखता है। फिर आगे क्या है, बीट किसे कहते हैं? समाचार पत्र में राजनीति, आर्थिक, खेल, अपराध, फिल्म, कृषि आदि से संबंधित समाचार होते हैं। जो पत्रकार जिस क्षेत्र से संबंधित होता है या समाचार लिखता है वो उसकी बीट होती है। डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क में क्या होगा, समाचार पत्रों में किसी विशेष लेखन के लिए कार्य करने वाले पत्रकारों के समूह को निश्चित समय के लिए डेस्क कहते हैं, जैसे खेल डेस्क। फिर आगे, व्यापार से जुड़ी खबरों की शब्दावली कैसी होती है? तो व्यापार से जुड़ी खबरों में क्या होता है, तेजड़िया, मंदड़िया, घाटा, गिरावट, आवक। कारोबारी जगत की खबरें किस शैली में लिखी जाती हैं? तो कारोबारी जगत की खबरें भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं, याद रखिएगा। भारत के लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। आसान है, जो भी पॉपुलर हिंदी के दैनिक समाचार पत्र हैं लोकप्रिय, उनके नाम लिखना है। बहुत सारे आप जानते होंगे, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स। डेडलाइन किसे कहते हैं? तो समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद मिलता है तो आमतौर पर उसके प्रकाशित होने की संभावना कम हो जाती है। न्यूज पैक क्या होता है? तो न्यूज पैक का अर्थ है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वो मुद्दा चर्चा में आ गया। मतलब न्यूज पैक वो है कि जिस मुद्दे पर वो न्यूज लिखा जा रहा है, तो जो ताज़ा घटना जिसके कारण वो चर्चा में आया उसको न्यूज पैक कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता कैसी पत्रकारिता है? ये क्या होती है? पेज 3 पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, शहर की जानी मानी हस्तियों के बारे में जो समाचार छपता है, उनके निजी जीवन से संबंधित जो समाचार छपता है, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे पेज 3 पत्रकारिता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समाचार पहले पेज 3 पर ही छपता था, अखबार के 3 नंबर पेज पर छपता था, इसलिए इसको पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं भी छप जाता है। लेकिन पेज 3 पत्रकारिता का मतलब यही है कि जो शहर के जाने माने लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके निजी जीवन से संबंधित जो समाचार होता है, वो फैशन, ये सब जुड़ा हुआ समाचार क्या होता है, पेज 3 पत्रकारिता में आता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक क्या है? तो 2 तकनीक है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
FM और AM। पहले हम लोग रेडियो सुनते थे AM पर। तो दोनों में अंतर क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में साउंड क्वालिटी बेहतर हो जाती है, लेकिन उसका दायरा सीमित होता है। बस 40-50 किलोमीटर के दायरे तक उसकी आवाज़ को आप रेडियो के पर कवर कर सकते हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसको हम और दूर तक कवर कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, संचार से क्या तात्पर्य है, मतलब संचार का क्या मतलब है? इसका आंसर क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब यही आप समझ लीजिए कि जनसंचार क्या है। जनसंचार क्या है? जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के स्थान पर किसी तकनीकी अथवा यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। मतलब ये है कि संवाद जब हम करते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों हैं सीधे करते हैं, लेकिन जब हम संवाद स्थापित कर रहे हैं उसके बीच में कोई तकनीक आ जाती है, टेक्निक, तो क्या हो जाएगा? जनसंचार। जैसे अगर हम आपसे सीधे बात करते हैं, मैं क्लास में आपको पढ़ाऊं तो क्या है? संचार है। लेकिन अगर मैं आपको चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे और आपके बीच में क्या आ गया? मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, क्या हो गया? जनसंचार हो गया। आगे फिर हम पढ़ते हैं, संचार किसकी निशानी है? तो संचार जीवन की निशानी है। संचार के माध्यमों की खोज किसके लिए की गई? संचार के माध्यमों की खोज संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय में बचत करने के लिए की गई। संचार और जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? तो संचार और जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन है? आप जानते हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, बहुत सारा है। संचार कैसी प्रक्रिया है? इसको ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन से हैं? जैसे क्या है? आपको जो संचार कर रहा हूं उसका स्रोत कौन हूं? मैं हूं। संदेश जो दे रहा हूं वो हो गया। माध्यम क्या है? इंटरनेट है। और प्राप्तकर्ता कौन है? आप हैं। तो ये संचार के प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से? याद रखिए फिर से, स्रोत, संदेश, माध्यम तथा प्राप्तकर्ता। ये 4 तत्व हैं संचार के। ये बड़ी परीक्षाओं में भी प्रश्न आता है ये। फिर आगे प्रश्न है, समूह संचार क्या है? आसान है, जब एक समूह आपस में विचार विमर्श अथवा चर्चा करता है उसको समूह संचार कहते हैं। जनसंचार का प्राचीन माध्यम क्या था? तो प्राचीन काल में शिलालेख, गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक, नौटंकी, ड्रामा, ये सब क्या था? प्राचीन माध्यम था। अच्छा, प्राचीन माध्यम से एक चीज और याद आई, सबसे पहले पत्रकारिता किस युग में देखने को मिली थी मालूम है? पौराणिक काल में। और सबसे पहले पत्रकार कौन है? नारद मुनि है। आप अगर टीवी सीरियल देखते होंगे तो नारद मुनि ऐसे ऐसे करते हुए खबर लेके पहुंच जाते हैं हर जगह। तो सबसे पुराने पत्रकार कौन है? नारद मुनि है। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ही ले, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से भी आप जानते हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1780 ईस्वी में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। भारत का पहला अखबार कौन सा है? तो जेम्स अगस्ट हिक्की का कलकत्ता से प्रकाशित बंगाल गजट था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन था? इसको याद रखिए, ये कई परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता से सन 1826 ईस्वी में उद्दंत मारतंड नाम से निकला था। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहला पत्र कहाँ, साप्ताहिक पत्र निकला हिंदी कहाँ से? कलकत्ता से। संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कौन से सन में? 1826 में। नाम क्या था? उद्दंत मारतंड। फिर हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाली पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती। हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कौन पत्रिका है? सरस्वती। क्यों? इसने खड़ी बोली हिंदी को काफी बढ़ावा दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। आजादी के पहले प्रमुख पत्रकार कौन से थे? तो जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। दरअसल ये क्या है? पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। आज के पत्रकारों की तरह नहीं है कि किसी मीडिया हाउस के लिए जुड़े हों और उनके नौकर की तरह। ये सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। आजादी के पहले के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का नाम बताइए। तो केसरी है, हिंदुस्तान है, सरस्वती है, हंस, करमवीर,
आज, प्रताप, प्रदीप। वायरलेस का आविष्कार कब और किसने किया? तो वायरलेस का आविष्कार 1895 में और जे मार्कोनी ने किया था। प्रारंभिक रेडियो स्टेशन कहाँ और कब खुला? तो प्रारंभिक रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिका के पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुला। भारत में रेडियो का प्रारंभ कब हुआ? 1892 में हुआ। आज आकाशवाणी का प्रसारण कितनी भाषाओं में होता है? ये इसको देख लीजिएगा, फिर से बदलता रहता है। तो अभी तो 24 भाषाओं में लिख रहा है और लगभग 146 बोलियों में, 146 बोलियों में और 24 भाषाओं में। लेकिन इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आकाशवाणी देश की कितनी आबादी तक पहुंच गई है? आकाशवाणी मतलब रेडियो, तो कहाँ तक पहुंची है? 96%। FM की शुरुआत कब हुई? 1993 में। आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसार भारती कब से बनाया गया? तो इसका आंसर है 1997 में। भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत कब और किसके सहयोग से हुई? तो 15 सितंबर 1959 से टेलीविजन का प्रसारण यूनेस्को के सहयोग से हुआ था। भारत में टेलीविजन का विधिवत प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ? ये हुआ 14 अगस्त 1965। भारत की पहली फिल्म कब और किसने बनाई थी? तो भारत की पहली फिल्म सन 1913 में बनी थी, जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था और इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और ये मूक फिल्म थी। फिर भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और कब बनी थी? तो ये पहली बोलती फिल्म थी आलमारा, 1931 में बनी थी। और जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? ये जानते हैं आप, इंटरनेट है। पत्रकारिता क्या है? विभिन्न सूचनाओं को संकलित एवं संपादित कर आम पाठक तक पहुंचाना पत्रकारिता है। आसान प्रश्न, लेकिन फिर भी इसको और एक बार देख लीजिएगा। पत्रकारिता क्या है? विभिन्न सूचनाओं को संकलित एवं संपादित कर आम पाठक तक पहुंचाना पत्रकारिता है। फिर अगला प्रश्न क्या है? समाचार क्या है? तो समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिकांश लोगों पर प्रभाव पड़े। फिर अगला प्रश्न है, वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या आशय है? तो इसका आंसर है, सरकारी तंत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता है। फिर पीत पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? किसी समाचार के माध्यम से किसी प्रकार की सनसनी फैलाना अथवा अनाम के नाम से किसी को ब्लैकमेल करना पीत पत्रकारिता है। प्रेस विज्ञप्ति से क्या तात्पर्य है? किसी संस्थान द्वारा किसी विषय अथवा बैठक में जो निर्णय होता है उसे सर्वसामान्य तक पहुंचाने का माध्यम प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। स्ववृत्त किसे कहते हैं? स्ववृत्त को आप अंग्रेजी में बायोडाटा कहते हैं, उसी को हिंदी में स्ववृत्त कहते हैं। स्ववृत्त व्यक्ति की अपनी योग्यताओं, उपलब्धियों आदि का विवरण होता है जिसे वो नियोक्ता के पास भेजता है। चरित्र कोश किसे कहते हैं? चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृत, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों का विवरण होता है। और फिर अगला प्रश्न है, पत्रकार किसे कहते हैं? समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पत्रकारिता मनुष्य की सहज जिज्ञासा शांत करने के सिद्धांत पर काम करती है। रिपोर्टाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से मानी जाती है। हिंदी में रिपोर्टाज प्रकाशित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? इसका आंसर है हंस। ये पत्रिका शुरू में मुंशी प्रेमचंद ने संपादन किया था हंस का, बाद में राजेंद्र यादव ने। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रिपोर्ट में शुष्कता होती है, रिपोर्टाज में नहीं। रिपोर्ट में महत्व सामयिक, रिपोर्ट का महत्व सामयिक होता है, जबकि रिपोर्टाज का शाश्वत। मतलब ये है कि रिपोर्ट में पूरी घटना का जो तथ्यपरक विश्लेषण कर देते हैं, जैसा है एज इट इज उसको प्रस्तुत कर देते हैं, और उस समय से संबंधित होती है जिस समय की घटना है। लेकिन जो रिपोर्टाज होता है वो शाश्वत होता है, उस समय भी उतना ही मूल्य रखता है, बाद में भी। एंकर विजुअल से क्या आशय है? जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तो उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, जिसे एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट से क्या आशय है? बाइट का मतलब कथन है, और टेलीविज़न के इतिहास में कोई घटना अगर पत्रकार दिखा रहा है
तो उससे संबंधित वो दृश्य दिखाता है, घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों के कथन सुनाता है कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लोग उसको प्रामाणिक समझें, ऐसा नहीं लगे कि उसने खुद बना के टेलीकास्ट कर दिया है, प्रामाणिक लगे घटना, इसलिए जो है ऐसा किया जाता है। तो इसको बोलते हैं एंकर बाइट। और उसमें क्या होता है, दृश्य दिखाना, वहाँ आसपास लोगों के कथन वगैरह। समानांतर सिनेमा क्या था? तो 8वें दशक में लोगों में जागरूकता फैलाने में व यथार्थपरक जीवन को व्यक्त करने वाले सिनेमा को समानांतर सिनेमा कहा जाता है। ये 8वें दशक में जो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और रियल चीज़ दिखाने के लिए जो सिनेमा का सृजन हुआ उसे समानांतर सिनेमा कहते हैं। और इसके प्रमुख फिल्मकार थे सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, MS संधू आदि। भारत की पहली वेब पत्रकारिता साइट कौन सी है? तो रीडिफ है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत किसने की? तहलका.com ने। भारत की नियमित अपडेट होने वाली साइट बताएं? तो हिंदी, जी न्यूज़, आज तक, NDTV, आउटलुक, ये है। हिंदी का संपूर्ण पोर्टल कौन सा है? तो नई दुनिया, इंदौर से, ये हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। भारत का कौन सा अखबार सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है? तो इसका नाम है प्रभाव साक्षी। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? तो BBC। हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं? तो उनके नाम हैं अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।